चलो आज डिस्कस करते हैं लाइफ प्रोसेसेस और द डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। ये एक बहुत ही फैसिनेटिंग टॉपिक है क्योंकि ये सीधा हमारी बॉडी से ही जुड़ा हुआ है। आखिर हमारी बॉडी चलती कैसे है? देखो, हमें ज्यादातर यही लगता है कि जब हम सो रहे होते हैं तो हमारी बॉडी भी आराम कर रही है। पर यू नो व्हाट, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इवन व्हाइल यू आर स्लीपिंग, आपकी बॉडी के अंदर कई सारे इंपॉर्टेंट फंक्शंस जैसे सांस लेना, दिल का धड़कना और हाँ, खाने का डाइजेशन, ये सब नॉन स्टॉप ऑटोमेटिकली चलते रहते हैं। तो सवाल ये उठता है कि ये एसेंशियल फंक्शंस आखिर हैं क्या? व्हाट मेक्स समथिंग लिविंग? इन्हीं जरूरी फंक्शंस को जब हम एक साथ देखते हैं तो उन्हें कहते हैं लाइफ प्रोसेसेस। चलो इसको थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। सो लाइफ प्रोसेसेस बेसिकली वो सारी फंडामेंटल एक्टिविटीज़ हैं जो किसी भी ऑर्गेनिज्म को जिंदा और ठीक से फंक्शनल रखती हैं। जैसा आप देख सकते हो, इनमें मेन है न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन और एक्सक्रीशन। ये सारे प्रोसेसेस लगातार चलते रहते हैं ताकि बॉडी के अंदर का एनवायरनमेंट स्टेबल रहे, एक परफेक्ट बैलेंस बना रहे। और इसी इंटरनल बैलेंस को मेंटेन करने को हम एक स्पेशल टर्म देते हैं, होमियोस्टेसिस। अच्छा, अब ये सारे लाइफ प्रोसेसेस चल तो रहे हैं, ठीक है, पर इन सब इम्पॉर्टेंट कामों को करने के लिए एनर्जी तो चाहिए ना। तो आखिर ये एनर्जी हमें मिलती कहाँ से है? सोचो, बिल्कुल एक मशीन की तरह। जैसे किसी मशीन को चलने के लिए फ्यूल की ज़रूरत होती है, ठीक वैसे ही हमारी बॉडी को भी फ्यूल चाहिए। और हमारी बॉडी का फ्यूल है वो फूड, यानी खाना जो हम रोज़ खाते हैं। इस फूड में 3 मेन एनर्जी देने वाले कंपोनेंट्स होते हैं। सबसे पहला है कार्बोहाइड्रेट्स। आप इनको बॉडी का पेट्रोल समझ सकते हो। ये इंस्टेंट एनर्जी का सबसे बड़ा सोर्स है। ऐसा इसलिए क्योंकि बॉडी इनको बहुत जल्दी ब्रेक डाउन करके एनर्जी रिलीज कर देती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ही हम राइस या ब्रेड खाते हैं जिसमें स्टार्च और शुगर होता है, हमें अचानक से एनर्जी फील होती है। नेक्स्ट अप वी हैव प्रोटीन्स। इनको आप बॉडी का कंस्ट्रक्शन मटेरियल या बिल्डिंग ब्लॉक्स भी कह सकते हो। इनका सबसे इंपॉर्टेंट काम है बॉडी की ग्रोथ एंड रिपेयर करना। फॉर इंस्टेंस, सोचो अगर हमें कहीं चोट लग जाती है तो नए टिश्यूज बनाकर उस वूंड को हील करने का काम प्रोटीन्स ही करते हैं। ये हमें मिलते हैं पल्सेस यानी दालों से और मीट से। और अब आते हैं तीसरे कंपोनेंट पर, फैट्स। ये है हमारी बॉडी का स्टोर्ड एनर्जी रिजर्व टैंक। जब कभी कार्बोहाइड्रेट से मिलने वाली इंस्टेंट एनर्जी खत्म हो जाती है, तब बॉडी इस स्टोर्ड एनर्जी यानी फैट्स को यूज करती है। फैट्स हमें ऑयल और घी जैसी चीजों से मिलते हैं। तो अब तक हमने ये तो समझ लिया कि फूड से हमें एनर्जी मिलती है, लेकिन यहाँ एक छोटी सी प्रॉब्लम है। जिस फॉर्म में हम फूड खाते हैं वो इतना कॉम्प्लेक्स होता है कि हमारे बॉडी के छोटे छोटे सेल्स उससे डायरेक्टली इस्तेमाल ही नहीं कर सकते। सो यहाँ पर आती है सबसे क्रूशल बात। हम खाते हैं कॉम्प्लेक्स फूड जो बड़े बड़े मॉलिक्यूल से बना होता है, लेकिन हमारी बॉडी सेल्स को चाहिए सिंपल फूड यानी छोटे और पानी में घुलने वाले यानी सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स, जिनको वो इजीली एब्जॉर्ब कर सकें। फॉर एग्जाम्पल, कार्बोहाइड्रेट्स टूटकर ग्लूकोज बन जाते हैं, प्रोटीन से बनते हैं अमाइनो एसिड्स और फैट्स से फैटी एसिड्स। और इसी कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल अब्जॉर्बेबल फूड में बदलने के प्रोसेस को हम कहते हैं डाइजेशन। ये डाइजेशन की डेफिनेशन है। इसको एग्जैक्टली ऐसे ही समझना है क्योंकि एग्जाम्स के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंसेज इनटू सिंपल अब्जॉर्बेबल फॉर्म्स इज कॉल्ड डाइजेशन। तो ये डाइजेशन का पूरा काम, ये कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल फूड में कन्वर्ट करने का प्रोसेस आखिर होता कहाँ है? ये एक बहुत ही लंबे रास्ते, एक पाथवे में होता है। कितना लंबा हो सकता है ये रास्ता? यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो, ये है पूरे 9 मीटर्स लंबा। यस, 9 मीटर्स। एक अडल्ट ह्यूमन के अंदर ये फूड पाथवे, सोचो, लगभग एक 3 स्टोरी बिल्डिंग जितना लंबा होता है। इज़न्ट दैट अमेजिंग? हमारी बॉडी कितनी कॉम्प्लेक्स और वंडरफुल है। 9 मीटर लंबी मस्कुलर ट्यूब को हम कहते हैं द एलिमेंट्री कैनाल, या फिर आसान भाषा में डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। ये हमारे माउथ, जिसे साइंटिफिकली बकल कैविटी भी कहते हैं, से शुरू होती है और एनस पर जाकर खत्म होती है। हमारा खाया हुआ फूड अपनी पूरी जर्नी इसी रास्ते पर तय करता है। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि जब फूड इस लंबे एलिमेंट्री कैनाल से ट्रैवल करता है तो वो कॉम्प्लेक्स से सिंपल फॉर्म में आखिर ब्रेकडाउन होता कैसे है? इस काम के लिए हमारी बॉडी में कुछ स्पेशल केमिकल हेल्पर्स मौजूद हैं। इन स्पेशल केमिकल हेल्पर्स को हम कहते हैं एंजाइम्स। बेसिकली ये स्पेशल केमिकल्स या डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं जो केमिकल सिजर्स की तरह काम करते हैं। इनका एक ही काम है,
कॉम्प्लेक्स फूड के बड़े मॉलिक्यूल्स को काट काट कर छोटे और सिंपल सब्सटेंसेस में कन्वर्ट करना। तो चलो अब इस पूरे प्रोसेस को एक साथ देखते हैं। स्टेप 1 है सीक्रीशन। हमारी बॉडी में ग्लैंड्स होते हैं, जैसे सलाइवरी ग्लैंड्स, लिवर और पैंक्रियाज। ये ग्लैंड्स डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रीट करते हैं, जिनके अंदर होते हैं एंजाइम्स। स्टेप 2 है मिक्सिंग। ये एंजाइम्स एलिमेंट्री कैनाल में फूड के साथ अच्छी तरह से मिक्स हो जाते हैं। स्टेप 3 है कन्वर्जन। यहाँ पर ये एंजाइम्स अपनी केमिकल सिजर्स का काम करते हैं और कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल सॉल्युबल फॉर्म्स में कन्वर्ट कर देते हैं। और फाइनली स्टेप 4 है एब्जॉर्प्शन। इस सिंपल फूड को हमारा ब्लड एब्जॉर्ब कर लेता है और बॉडी के हर एक सेल तक ट्रांसपोर्ट करता है, जहां इसे एनर्जी, ग्रोथ और रिपेयर के लिए यूज किया जाता है। चलिए अब हम डिस्कस करते हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, ओरल डाइजेशन, यानी हमारे माउथ्स के अंदर आखिर खाना डाइजेस्ट होना शुरू कैसे होता है। आपको पता है, जैसे ही हम फूड का पहला बाइट अपने माउथ में रखते हैं, बस अचानक से डाइजेशन का प्रोसेस वहीं से स्टार्ट हो जाता है। ये जो माउथ है, इसका साइंटिफिक नाम है बकल कैविटी। और डाइजेशन है क्या? बेसिकली एक प्रोसेस है जिसमें लार्ज इनसॉल्युबल फूड मॉलिक्यूल्स को तोड़कर छोटे छोटे वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट किया जाता है। और सबसे अमेजिंग बात यह है कि हमारे माउथ में एक नहीं बल्कि 2 तरह का डाइजेशन एक साथ चल रहा होता है। हाँ बिल्कुल, एक है मैकेनिकल डाइजेशन और दूसरा है केमिकल डाइजेशन, दोनों एक ही टाइम पर। तो चलिए सबसे पहले वाले को समझते हैं, मैकेनिकल डाइजेशन। जैसा कि नाम से ही लग रहा है, इसमें फिजिकल एक्शन इन्वॉल्व होता है। और इसका मेन हीरो कौन है? वेल, हमारे टीथ। तो मैकेनिकल डाइजेशन में होता क्या है? हमारे जो टीथ हैं वो फूड को कट, टेयर और अच्छे से क्रश करके छोटे छोटे पीसेस में तोड़ देते हैं। अब सोचिए, ऐसा करना जरूरी क्यों है? क्योंकि जब फूड के छोटे पीसेस हो जाते हैं तो उसका सरफेस एरिया बढ़ जाता है, जिससे आगे आने वाले एंजाइम्स को काम करने के लिए ज्यादा स्पेस मिलता है। और हमारे माउथ में एक पूरी टीम है अलग अलग टीथ की। सबसे आगे होते हैं इंसाइजर्स, जो बिल्कुल नाइफ की तरह कटिंग और बाइटिंग का काम करते हैं। उनके साइड में होते हैं पॉइंटेड केनाइन्स, जो फोक की तरह फूड को टेयर यानी फाड़ने में हेल्प करते हैं। और फिर आते हैं पीछे के हैवी ड्यूटी टीथ, प्रीमोलार्स और मोलार्स, जो ग्राइंडर की तरह फूड को अच्छे से क्रश और ग्राइंड कर देते हैं। ओके, तो जब ये सारा फिजिकल काम चल रहा है, ठीक उसी टाइम पे एक और प्रोसेस शुरू हो जाता है, केमिकल डाइजेशन। ये, जैसा कि नाम से क्लियर है, एक केमिकल ब्रेकडाउन है जिसमें एंजाइम्स यूज होते हैं। और ये सब होता है एक स्पेशल जूस की वजह से, जिसे हम सलाइवा कहते हैं। तो ये सलाइवा है क्या? ये एक वाटरी डाइजेस्टिव जूस है जो हमारे माउथ में प्रेजेंट सलाइवरी ग्लैंड से निकलता है। इसके अंदर एक बहुत ही पावरफुल एंजाइम होता है जिसका नाम है सलाइवरी एमिलेज। इसका एक और नाम पटाइलिन भी है। इसके अलावा सलाइवा फूड को गीला करके मॉइस्ट बना देता है ताकि हम उसे आसानी से स्वॉलो कर सकें। अब ये डेफिनेशन एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सलाइवरी एमाइलेज एक ऐसा एंजाइम है जो सिर्फ और सिर्फ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स पे काम करता है, जैसे कि स्टार्च। इसका काम है स्टार्च को ब्रेक करके उसे सिंपलर शुगर्स में कन्वर्ट करना, जिसका नाम है मॉल्टोज। याद रखिएगा, ये प्रोटीन या फैट पर बिल्कुल एक्ट नहीं करता। इसका प्रोसेस बहुत सिंपल है। सोच लीजिए आपने राइस या चपाती खाई जिसमें स्टार्च होता है। जैसे ही ये सलाइवा के साथ मिक्स होता है, सलाइवरी अमाइलेज एंजाइम फौरन स्टार्च पर एक्ट करता है और उसे माल्टोज यानी एक टाइप ऑफ शुगर में कन्वर्ट कर देता है। आपने ये चीज़ कभी नोटिस की है? जब आप रोटी या चावल को ज़्यादा देर तक चबाते रहते हैं तो वो थोड़ी देर बाद मीठा लगने लगता है। कभी सोचा है ऐसा क्यों होता है? इसके पीछे कोई मैजिक नहीं बल्कि प्योर साइंस है। वो मीठा टेस्ट इसीलिए आता है क्योंकि आपके माउथ का जो सैलिवरी अमाइलेज है उसने चपाती के अंदर के टेस्टलेस स्टार्च को स्वीट टेस्टिंग शुगर यानी माल्टोज में बदल दिया है। मतलब एक पूरा केमिकल रिएक्शन आपके माउथ के अंदर ही हो रहा है। पर साइंस तो प्रूफ मांगती है ना? तो चलिए एक बहुत ही सिंपल सी एक्टिविटी से इसको प्रूव करते हैं। इससे हम सलाइवा के एक्शन को बिल्कुल साफ साफ ऑब्जर्व कर पाएंगे। इसके लिए हम यूज करेंगे आयोडीन टेस्ट फॉर स्टार्च। इसका रूल बहुत सिंपल है। अगर किसी चीज़ में स्टार्च है और आप उस पर आयोडीन सोल्यूशन डालेंगे तो उसका कलर ब्लू ब्लैक हो जाएगा, और अगर स्टार्च नहीं है तो आयोडीन सोल्यूशन का कलर चेंज नहीं होगा। सिंपल। तो हम 2 टेस्ट करेंगे। पहले टेस्ट में हम थोड़े बॉइल्ड राइस लेंगे और उस पर आयोडीन सोल्यूशन डालेंगे। रिजल्ट, कलर ब्लू ब्लैक हो जाता है, जिसका मतलब है कि इसमें स्टार्च प्रेजेंट है। अब दूसरे टेस्ट में हम उतने ही बॉइल्ड राइस को पहले अच्छे से चबाएंगे और फिर उस पर आयोडीन डालेंगे। रिजल्ट,
कलर में कोई चेंज नहीं आता और इससे यह प्रूव हो जाता है कि चबाने के बाद राइस में स्टार्च एब्सेंट हो गया, क्योंकि सलाइवा ने उससे पहले ही डाइजेस्ट कर दिया था। सलाइवा का एक और बहुत इंपॉर्टेंट काम है। जब हम खाना चबाते हैं ना, तो हमारे टीथ, टंग और सलाइवा ये तीनों मिलकर उस फूड को एक सॉफ्ट, राउंड, स्लिपरी सी बॉल बना देते हैं। इस बॉल को कहते हैं बोलस, और इस बोलस फॉर्म में फूड को स्वॉलो करना यानी निगलना बहुत ही आसान हो जाता है। तो हमने इतनी सारी साइंस समझ ली। अब देखते हैं कि इस नॉलेज का हमारी डेली लाइफ में क्या यूज है और ओरल हेल्थ को मेंटेन करना इतना जरूरी क्यों है। देखिए, जब हम खाना खाते हैं और उसके छोटे छोटे पार्टिकल्स, खास करके शुगरी फूड, दांतों में फंस रह जाते हैं, तो माउथ में प्रेजेंट बैक्टीरिया उन पर फीड करने लगते हैं और इस प्रोसेस में वो एसिड्स प्रोड्यूस करते हैं। ये एसिड्स ही असली विलन है। ये धीरे धीरे हमारे टीथ के ऊपर की प्रोटेक्टिव लेयर, जिसे इनामल कहते हैं, उसे डिसॉल्व कर देते हैं, जिससे कैविटीज हो जाती है। इसे ही हम टूथ डीके या डेंटल केरीज कहते हैं। इसलिए अच्छी ओरल हाइजीन बहुत ज़रूरी है। सिंपल रूल्स हैं। दिन में 2 बार ब्रश कीजिए, हर मील के बाद पानी से अच्छे से माउथ रिंस कीजिए, ज़्यादा मीठी चीज़ें और ड्रिंक्स अवॉइड कीजिए, और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट, खाने को हमेशा धीरे धीरे और अच्छे से चबाकर खाइए। एक बात हमेशा याद रखिएगा, जब आप खाना ठीक से चबाते हैं तो इसका फायदा सिर्फ माउथ को नहीं होता, इससे आपके स्टमक पर भी लोड कम पड़ता है। सोच के देखिए, जब खाना पहले से ही अच्छे से टूटा हुआ स्टमक में जाएगा तो ओवरऑल डाइजेशन बेहतर होगा और बॉडी उसमें से न्यूट्रिएंट्स भी ज़्यादा अच्छे से अब्जॉर्ब कर पाएगी। इसलिए इस बात को हमेशा ध्यान रखें कि आराम से खाना और अच्छे से चबाना, ये आदत आपके डाइजेशन और न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन दोनों को बहुत इंप्रूव करती है। ये एक सिंपल लेकिन बहुत पावरफुल हेल्थ टिप है। और जाते जाते एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट सुनिए। सलाइवा सिर्फ खाना डाइजेस्ट ही नहीं करता, बल्कि ये हमारे माउथ को गीला यानी मॉइस्ट भी रखता है। और पता है, इसी मॉइस्चर की वजह से हम साफ साफ बोल पाते हैं। तो देखा आपने, डाइजेशन का ये पहला स्टेप कितना ज्यादा जरूरी है। तो चलिए अब डिस्कस करते हैं पेरिस्टाल्सिस के बारे में। अच्छा, चलिए इसको ना एक बड़े इंटरेस्टिंग सवाल से शुरू करते हैं। कभी सोचा है आपने कि एस्ट्रोनॉट्स जो स्पेस में रहते हैं वो खाना कैसे खाते होंगे? क्योंकि वहां तो जीरो ग्रेविटी होती है ना, तो फूड नीचे स्टमक तक जाता कैसे है? अगर आप सोच रहे हैं कि ग्रेविटी से, तो इसका आंसर ग्रेविटी बिल्कुल भी नहीं है। तो होता क्या है, जैसे ही हम खाना स्वॉलो करते हैं, मतलब निगलते हैं, तो फौरन हमारी जो टंग है ना, वो उस फूड को आगे एक लंबी सी मस्कुलर ट्यूब में धकेल देती है। इसी ट्यूब को हम कहते हैं असोफेगस, या आम भाषा में, बिल्कुल सिंपल वर्ड्स में, फूड पाइप। अब देखिए, यहाँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है। फूड इस पाइप में ना बस ऐसे ही नीचे नहीं गिर जाता, बिल्कुल नहीं। जो फूड पाइप की वॉल्स होती हैं, उनमें एक बहुत स्पेशल मूवमेंट चलती रहती है। ये एक रिदमिक, वेव लाइक मस्कुलर कंट्रैक्शन है। देख रहे हैं, एक वेव की तरह जो फूड को आगे पुश करती है, और इसी अमेजिंग मूवमेंट का नाम है पेरिस्टाल्सिस। ये डेफिनेशन अच्छे से नोट कर लीजिए, इसको बिल्कुल ऐसे ही याद करना है। एग्जाम्स के लिए ये बहुत ज़रूरी है। अच्छा, इसको अगर बिल्कुल सिंपल तरीके से समझना है ना, तो सोचिए जैसे हम टूथपेस्ट ट्यूब को नीचे से दबाते हैं, स्क्वीज करते हैं, तो पेस्ट आगे से बाहर निकलता है ना? बस बिल्कुल वही चीज़ यहाँ हो रही है। यही तो है पेरिस्टाल्सिस। ये एग्जाम्पल आपको हमेशा याद रहेगा कि फूड पाइप के मसल्स फूड को आगे कैसे पुश करते हैं। तो चलिए अब थोड़ा डिटेल में देखते हैं कि ये प्रोसेस आखिर काम कैसे करता है। देखिए, जैसे ही फूड का गोला, जिसे हम साइंटिफिक लैंग्वेज में फूड बोलस कहते हैं, ये फूड पाइप में एंटर करता है, तो उसके ठीक पीछे जो सर्कुलर मसल्स होते हैं वो जोर से सिकुड़ जाते हैं, यानी कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। और इस कॉन्ट्रैक्शन से क्या होता है, एक हाई प्रेशर क्रिएट होता है जो बोलस को आगे की तरफ धक्का देता है। लेकिन सिर्फ पुश करना काफी नहीं है, आगे रास्ता भी तो होना चाहिए। तो ठीक उसी टाइम पर जब पीछे के मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, फूड बोलस के आगे वाले मसल्स रिलैक्स हो जाते हैं, आराम से फैल जाते हैं। इससे क्या होता है, ट्यूब आगे से चौड़ी हो जाती है और फूड को आगे मूव करने के लिए एक क्लियर पाथ मिल जाता है। तो ये पूरा खेल कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का ही है, एक वेव की तरह जो फूड को आगे आगे और आगे बढ़ाती रहती है। ओके, अब कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको हमेशा ध्यान में रखने हैं। पहली बात, ये जो पेरिस्टाल्सिस है ना, ये सिर्फ फूड पाइप में नहीं होती, ये आपके पूरे एलिमेंट्री कैनाल में शुरू से आखिर तक चलती है। दूसरी बात, ये एक इनवॉलंटरी एक्शन है, मतलब ये कि आप इसको कंट्रोल नहीं कर सकते, ये ऑटोमेटिक है, अपने आप होता है। तीसरी चीज, ये हमेशा फूड का वन वे फ्लो इंश्योर करती है, मतलब खाना आगे ही जाएगा। और सबसे कमाल की बात, ये ग्रेविटी से इंडिपेंडेंट है, इससे ग्रेविटी से कोई फर्क नहीं पड़ता।
यही रीज़न है कि आप चाहे लेट कर खाना खाएं या पानी पिएं, फूड नीचे ही जाएगा। और हाँ, अब आपको अपने पहले सवाल का जवाब मिल गया होगा। एस्ट्रोनॉट स्पेस में इसी पेरिस्टाल्सिस की वजह से खा पाते हैं। तो पेरिस्टाल्सिस ने फूड को ईसोफेगस से नीचे भेज दिया। अब आगे क्या? देखिए, जहां ईसोफेगस स्टमक से जुड़ता है, वहां पर एक गेटकीपर है, एक मस्कुलर वाल्व जिसे हम स्फिंक्टर कहते हैं। जैसे ही फूड वहां तक पहुंचता है, ये स्फिंक्टर दरवाजे की तरह ओपन हो जाता है और फूड को स्टमक के अंदर जाने देता है। और जैसे ही फूड अंदर गया, ये फौरन टाइटली बंद हो जाता है। अब ये बंद होना इतना ज़रूरी क्यों है? ताकि स्टमक के अंदर जो पावरफुल एसिड है और जो फूड है वो वापस ऊपर फूड पाइप में ना आ जाए। आपने कभी सुना है ना एसिड रिफ्लक्स या सीने में जलन के बारे में? वो तभी होता है जब ये स्फिंक्टर ठीक से काम नहीं करता। चलिए, अब हम डाइजेशन इन स्टमक के बारे में डिस्कस करते हैं। सोचो, हमें अपने स्टमक के बारे में इतनी डिटेल में कैसे पता चला? ये किसी लैब में किए गए एक्सपेरिमेंट से नहीं, बल्कि 1822 में हुए एक बहुत ही अजीब एक्सीडेंट से पता चला। इसी इंटरेस्टिंग कहानी से हमारी समझ शुरू हुई। तो देखो, बात है 1822 की। अलेक्सिस सेंट मार्टिन नाम के एक आदमी को गलती से गोली लग गई। उनका ट्रीटमेंट डॉक्टर विलियम बेमॉन्ट ने किया। वो बच तो गए, पर उनका जो घाव था ना, वो एक अजीब तरीके से ठीक हुआ। उनके पेट में एक परमानेंट होल बन गया जो सीधा उनके स्टमक के अंदर जाता था। अब ये एक्सीडेंट डॉक्टर बॉमॉन्ट के लिए एक सुनहरा मौका बन गया। सोचो, वो पहले इंसान थे जो एक जिंदा आदमी के स्टमक के अंदर डायरेक्टली झांक सकते थे। वो लाइव देख पाते थे कि खाना खाने के बाद पेट के अंदर आखिर होता क्या है। तो उन्होंने जो सबसे पहला राज खोला वो ये था कि हमारा स्टमक कोई आलसी बैग जैसा नहीं है, बल्कि उसकी मस्कुलर वॉल्स बहुत पावरफुल हैं और वो कंटिन्यूअसली चलती रहती हैं, खाने को ऐसे घुमाती हैं, मसलती हैं और मिक्स करती हैं। इस मस्कुलर मूवमेंट के प्रोसेस को एक स्पेशल नाम दिया गया है, चर्निंग। एग्जाम में ये डेफिनेशन आ सकती है, तो ध्यान से सुनो। चर्निंग वो प्रोसेस है जिसमें स्टमक की मस्कुलर वॉल्स जोर से कॉन्ट्रैक्ट करके फूड को डाइजेस्टिव जूसेस के साथ पूरी तरह मिक्स करती हैं। अब डॉक्टर बॉमॉन्ट ने देखा कि स्टमक सिर्फ फूड को घुमा ही नहीं रहा, वो खाने के ऊपर एक तरह का केमिकल लिक्विड भी छोड़ रहा है। यही लिक्विड फूड को केमिकली ब्रेक डाउन करने का काम करता है। इस मैजिकल केमिकल लिक्विड का साइंटिफिक नाम है गैस्ट्रिक जूस। ये वो डाइजेस्टिव फ्लूइड है जो स्टमक की अंदर की दीवारों से, यानी इनर लाइनिंग से निकलता है और फूड का केमिकल ब्रेक डाउन करता है। लेकिन ये गैस्ट्रिक जूस अकेले नहीं होता। ये बेसिकली 3 चीज़ों का एक पावरफुल मिक्सचर है। पहला, हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl, दूसरा पेप्सिन और तीसरा म्यूकस। चलो अब एक एक करके इन तीनों के काम को आराम से समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl की। ये कोई हल्का फुल्का एसिड नहीं है, ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है और इसके 2 बहुत इंपॉर्टेंट काम हैं। HCl का पहला काम है स्टमक के अंदर एक एसिडिक एनवायरनमेंट यानी एसिडिक मीडियम बनाना। अब सवाल उठता है क्यों? क्योंकि दूसरा इंग्रेडिएंट पेप्सिन बहुत नखरे वाला एंजाइम है। वो सिर्फ और सिर्फ एसिडिक माहौल में ही अपना काम शुरू करता है। अगर एसिड नहीं तो पेप्सिन काम ही नहीं करेगा। इसका दूसरा इंपॉर्टेंट काम है बॉडी की रक्षा करना। हम जो खाना खाते हैं उसके साथ कई हार्मफुल बैक्टीरिया और जर्म्स भी अंदर आ जाते हैं। ये स्ट्रॉन्ग एसिड उन सभी जर्म्स को मार देता है। एक तरह से ये हमारी बॉडी का फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है। आपके दिमाग में एक लॉजिकल सवाल जरूर आना चाहिए कि अगर ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड इतना ही पावरफुल है तो ये हमारे खुद के स्टमक की दीवारों को क्यों नहीं गला देता? इसका जवाब है हमारा दूसरा इंग्रेडिएंट म्यूकस। म्यूकस हमारे स्टमक का सीक्रेट प्रोटेक्टिव शील्ड है, बिल्कुल एक सुरक्षा कवच की तरह। देखो, म्यूकस स्टमक के अंदर की दीवारों पर एक मोटी चिपचिपी लेयर बना लेता है। जब तक ये लेयर है, एसिड दीवारों को छू भी नहीं सकता। लेकिन अगर किसी वजह से ये म्यूकस की लेयर कमज़ोर हो गई तो वही स्ट्रॉन्ग एसिड सीधा स्टमक की वॉल पर अटैक कर देगा और इससे जो घाव बनते हैं उन्हें ही अल्सर्स कहते हैं। तो एसिड बन गया, उससे प्रोटेक्शन का इंतजाम भी हो गया। अब आते हैं मेन हीरो पर, यानी तीसरे इंग्रेडिएंट पर, जिसका नाम है पेप्सिन। ये एक स्पेशल प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम है। तो पेप्सिन की डेफिनेशन क्या हुई? पेप्सिन गैस्ट्रिक जूस का वो एंजाइम है जो प्रोटीन्स का डाइजेशन शुरू करता है। ये कॉम्प्लेक्स प्रोटीन्स को तोड़कर उन्हें सिंपलर सब्सटेंसेस में बदल देता है, जिन्हें कहते हैं पेप्टाइड्स। और ये पॉइंट हमेशा याद रखना, प्रोटीन का डाइजेशन हमारे स्टमक में ही शुरू होता है।
ये सारा प्रोसेस यानी चर्निंग और केमिकल ब्रेकडाउन होने में थोड़ा टाइम लगता है। नॉर्मली फूड हमारे स्टमक के अंदर लगभग 2 से 4 घंटे तक रहता है। स्टमक में इतनी मेहनत के बाद हमारा खाना अब खाना नहीं रहता, वो एक गाढ़े, सेमी लिक्विड और एसिडिक पेस्ट में बदल जाता है। इस पेस्ट का भी एक स्पेशल नाम है, चाइम। यही चाइम अब आगे स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन के नेक्स्ट स्टेप के लिए जाता है। डॉक्टर बोमॉट ने एक और कमाल की चीज नोटिस की। उन्होंने देखा कि स्टमक बहुत स्मार्ट है। वो गैस्ट्रिक जूस हमेशा नहीं बनाता, सिर्फ तभी बनाता है जब उसके अंदर खाना मौजूद हो। इससे पता चलता है कि हमारी बॉडी कितनी स्मार्ट है, वो फालतू में एनर्जी वेस्ट नहीं करती। तो उस एक पुराने एक्सीडेंट की वजह से आज हम साफ साफ समझ गए हैं कि हमारे स्टमक के 2 मेन यानी मुख्य काम हैं। पहला रोल है एक पावरफुल डाइजेस्टर का। वो अपनी मस्कुलर पावर और केमिकल जूसेस से खाने को तोड़ता है। और दूसरा रोल है एक क्रिटिकल बॉडीगार्ड का। वो अपने पावरफुल एसिड से हमारी बॉडी को बीमारी फैलाने वाले जर्म से बचाता है। तो हमारा स्टमक एक साथ डाइजेस्टर भी है और डिफेंडर भी। चलिए अब हम स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन के बारे में डिस्कस करते हैं। आप सोचो, हम सब जानते हैं कि हम खाना मुंह से खाते हैं, फिर वो स्टमक में जाता है। आसान है, राइट? लेकिन असली सवाल तो ये है कि जो खाना आपने खाया वो सच में आपकी बॉडी का हिस्सा कहाँ बनता है। मतलब वो असली जगह कौन सी है जहां फूड एनर्जी में कन्वर्ट होता है। तो चलिए इस मिस्ट्री को सॉल्व करते हैं। ये सारा मैजिक होता है एक बहुत ही लंबी सी ट्यूब में, जिसे हम कहते हैं द स्मॉल इंटेस्टाइन। और पता है, आपको जानकर हैरानी होगी कि ये ट्यूब लगभग 6 से 7 मीटर लंबी होती है। इतनी लंबी? तो फिर इसका नाम स्मॉल क्यों है? सिंपल, इसलिए क्योंकि इसका डायामीटर छोटा है, मतलब ये पतली है, इसकी लेंथ की वजह से नहीं। ओके, सो ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है ना, ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का आप कह सकते हो मेन हीरो है। यही वो फाइनल अरीना है जहां फूड का डाइजेशन पूरा होता है और यहीं से सारे जरूरी न्यूट्रिएंट्स बॉडी में एब्जॉर्ब होते हैं। इस बात को बिल्कुल याद रखना, दिस इज द साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। कंप्लीट। लेकिन देखो, इतना बड़ा काम स्मॉल इंटेस्टाइन अकेले नहीं करता। सोचो, उसको हेल्प चाहिए, राइट? तो इसकी मदद के लिए 2 सुपर हीरोज आते हैं, 2 बहुत इंपॉर्टेंट ग्लैंड्स। कौन से? द लिवर और द पैंक्रियास। और ये करते क्या हैं? ये अपने स्पेशल जूसेस यानी सिक्रीशंस सीधे स्मॉल इंटेस्टाइन में भेजते हैं। तो इन ग्लैंड्स का रोल क्या है? बेसिकली ये कुछ खास जूसेस बनाते हैं जिनको हम कहते हैं बाइल जूस और पैंक्रियाटिक जूस। और ये जूसेस समझ लो गेम चेंजर हैं, क्योंकि ये फूड को और भी छोटे मैनेजेबल टुकड़ों में तोड़ने के लिए यानी आगे ब्रेकडाउन करने के लिए एब्सोल्युटली ज़रूरी होते हैं। ओके, तो चलिए पहले हेल्पर से मिलते हैं, द लिवर। और ये कोई छोटा मोटा हेल्पर नहीं है, ये हमारी बॉडी का सबसे बड़ा ग्लैंड है। लिवर एक स्पेशल जूस बनाता है, एन अल्कलाइन जूस, जिसे कहते हैं बाइल जूस। ये जूस बनता तो लिवर में है, लेकिन स्टोर होता है एक छोटी सी थैली में, एक सैक में, जिसे हम गॉल ब्लैडर कहते हैं। अब एक सवाल, ये जूस अल्कलाइन क्यों होता है? सोचो, क्योंकि इससे स्टमक से आ रहे एसिडिक फूड को न्यूट्रलाइज करना होता है ताकि आगे आने वाले एंजाइम्स ठीक से काम कर सकें। तो बाइल जूस का मेन काम क्या है? इसका सबसे इंपॉर्टेंट काम है एक प्रोसेस जिसे कहते हैं इमल्सिफिकेशन। अब ये इमल्सिफिकेशन क्या चीज़ है? बहुत सिंपल है। इसका मतलब है फैट के जो बड़े बड़े टुकड़े होते हैं ना, जो ग्लोब्यूल्स हैं, उनको छोटे छोटे टाइनी ड्रॉपलेट्स में तोड़ना। बेस्ट एग्जाम्पल, जब आप तेल वाले बर्तन धोते हो तो सोप क्या करता है? वो तेल या ग्रीस को तोड़ देता है ना। बस बिल्कुल वही काम बाइल जूस यहाँ करता है। ज़रा इस प्रोसेस को स्क्रीन पर देखिए। देखो, पहले ये एक लार्ज फैट ग्लोब्यूल है, एक बड़ा सा फैट का टुकड़ा। फिर देखो, बाइल जूस इस पर अटैक करता है और आखिर में बूम, एमल्सिफिकेशन कंप्लीट हो गया। वो बड़ा सा ग्लोब्यूल अब छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में टूट गया है। और इससे फायदा क्या हुआ? इससे एंजाइम्स को फैट पर काम करने के लिए बहुत ज्यादा सरफेस एरिया मिल जाता है। एकदम ध्यान से समझना इसको, ये कॉन्सेप्ट एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलो अब आते हैं हमारे दूसरे सुपर हेल्पर पर, द पैनक्रियास। लोकेशन क्या है इसकी? ये एक क्रीम कलर्ड ग्लैंड है जो हमारे स्टमक के ठीक नीचे होता है। ये बनाता है पैनक्रियाटिक जूस। और मैं बता दूं, ये जूस बहुत बहुत पावरफुल होता है। पावरफुल क्यों? क्योंकि इसमें हर चीज के लिए एंजाइम है। इसमें ट्रिप्सिन है प्रोटीन्स के लिए, एमाइलेज है कार्बोहाइड्रेट्स के लिए, और लाइपेज है फैट्स को डाइजेस्ट करने के लिए। मतलब अ कंप्लीट पैकेज। तो अब पिक्चर में कौन कौन है?
लिवर का जूस, पैनक्रियास का जूस और हाँ, स्मॉल इंटेस्टाइन का अपना खुद का इंटेस्टाइनल जूस भी है। इन सब की मदद से अब फूड का फाइनल ब्रेकडाउन शुरू होता है। ये आखिरी स्टेज है जहां सारे कॉम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल्स को उनके सबसे सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म्स में कन्वर्ट किया जाता है, ऐसे फॉर्म्स में जिनको हमारी बॉडी आसानी से यूज कर सके। ये टेबल जो आप देख रहे हैं ना, ये रिवीजन के लिए मतलब परफेक्ट है। इसको एकदम ध्यान से देखो और दिमाग में फिट कर लो। देखो, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स एंड में क्या बनते हैं? ग्लूकोस। फैट्स वो ब्रेकडाउन होते हैं फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में। और आखिर में प्रोटीन्स वो टूट जाते हैं सिंपल अमाइनो एसिड्स में। ये फाइनल प्रोडक्ट्स, इनको तो आपको एग्जाम के लिए जरूर याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट। ओके, ठीक है। तो अब हमारा खाना पूरी तरह से अपने सबसे सिंपल फॉर्म में टूट चुका है, डाइजेशन कंप्लीट। लेकिन सोचो, अब क्या? कहानी यहां खत्म नहीं हुई। अब सवाल यह है कि ये सिंपल न्यूट्रिएंट्स इंटेस्टाइन से बाहर निकलकर हमारी पूरी बॉडी में कैसे पहुंचेंगे? और इसका जवाब है एक और अमेजिंग स्ट्रक्चर, जिसे कहते हैं विली। सोच लो, ये विली अब्जॉर्प्शन के स्पेशलिस्ट्स हैं। इनका बस एक ही मेन काम है, न्यूट्रिएंट्स को अब्जॉर्ब करने के लिए जो सरफेस एरिया है उसको जितना हो सके बढ़ाना, यानी मैक्सिमाइज करना। एक गेस लगाओ, आपको क्या लगता है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर की दीवार, इनर वॉल, एकदम स्मूथ प्लेन होती होगी? बिल्कुल नहीं। असलियत में इसकी इनर लाइनिंग पर मिलियंस, हाँ लाखों की संख्या में छोटे छोटे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं। जस्ट इमेजिन, मिलियंस ऑफ देम। ये देखिए विली, यही छोटी उंगलियों जैसी प्रोजेक्शंस हैं, जैसा कि आप इस बड़े से डायग्राम में देख सकते हैं। इनका सबसे बड़ा काम है एब्जॉर्प्शन के लिए सरफेस एरिया को मतलब इतना ज्यादा बढ़ा देना कि आप इमेजिन नहीं कर सकते। और इसका सीधा फायदा क्या है? ज्यादा से ज्यादा न्यूट्रिएंट्स एक साथ एब्जॉर्ब हो पाते हैं। सिंपल। अब जरा हर एक विलस का डिजाइन देखिए। ये नेचर का एक परफेक्ट डिजाइन है। क्यों? देखो, इसकी दीवारें यानी वॉल्स एकदम पतली हैं, पेपर थिन, और इसके ठीक अंदर सरफेस के बहुत ही पास ब्लड वेसल्स यानी कैपिलरीज का एक पूरा जाल, एक घना नेटवर्क होता है। और ये पूरा डिजाइन एब्जॉर्प्शन के प्रोसेस को सुपर इजी बना देता है। तो अब आता है एब्जॉर्प्शन का फाइनल स्टेप। ये जो सिंपल न्यूट्रिएंट मॉलिक्यूल्स है ना, हमारा ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स, फैटी एसिड्स, वो आसानी से विलस की पतली सी वॉल को क्रॉस करते हैं और सीधा जंप कर जाते हैं इन ब्लड कैपिलरीज में। और बस यहां से उनकी असली जर्नी शुरू होती है, हमारी बॉडी के ट्रांसपोर्ट सिस्टम में, यानी ब्लड स्ट्रीम में। आप सोच रहे होंगे कि ये विली इतने इंपॉर्टेंट क्यों हैं? चलो इसका एक रियल लाइफ एग्जाम्पल देखते हैं। एक कंडीशन जिसे सीलियाक डिजीज कहते हैं। इस बीमारी में क्या होता है कि बॉडी का अपना ही इम्यून सिस्टम गलती से इन्हीं विली पर अटैक करके उन्हें बिल्कुल फ्लैट कर देता है। सोचो, सारे प्रोजेक्शंस गायब। इसका रिजल्ट, न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने की एबिलिटी ही खत्म हो जाती है और इंसान अच्छा खासा खाना खाने के बाद भी मैल न्यूट्रिशन का शिकार हो जाता है। इस पिक्चर को देखिए, ये पूरे प्रोसेस का एक सिंपल सा समरी है। देखो, ये न्यूट्रिएंट्स इंटेस्टाइन के अंदर से विलस की वॉल को क्रॉस करके सीधे ब्लड वेसल में एंटर कर रहे हैं। सिंपल राइट? फूड से सीधा ब्लड तक, ये है एब्जॉर्प्शन। लेकिन वेट, कहानी अभी भी खत्म नहीं हुई है। सो न्यूट्रिएंट्स अब ब्लड में तो आ गए, लेकिन अब आगे क्या? बॉडी उनका क्या करती है? अब जो प्रोसेस आता है उसे कहते हैं एसिमिलेशन। बेसिकली एसिमिलेशन का मतलब है इन एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स का फाइनली इस्तेमाल करना। तो अब हमारा ब्लड स्ट्रीम बन जाता है एक सुपर फास्ट डिलीवरी सर्विस, एकदम ऑनलाइन शॉपिंग की तरह। ये इन अब्जॉर्ब्ड न्यूट्रिएंट्स को बॉडी के कोने कोने तक, हर एक सिंगल सेल तक पहुंचाता है, चाहे वो आपका ब्रेन सेल हो जिसे सोचना है या मसल सेल जिसे काम करना है। सबको उनका पैकेज मिलता है। और फाइनली हमारे बॉडी सेल्स उन न्यूट्रिएंट्स को लेते हैं और 3 मेन कामों के लिए यूज करते हैं। पहला, सबसे इंपॉर्टेंट, एनर्जी के लिए, ताकि हम चल फिर सकें, पढ़ सकें, सारे काम कर पाएं। दूसरा, ग्रोथ के लिए, जिससे हमारी बॉडी बढ़ती है। और तीसरा, रिपेयर के लिए, यानी बॉडी में जो रोज की टूटी फूट होती है उसे ठीक करने के लिए। और बस यही हमारे खाना खाने का अल्टीमेट पर्पस। चलिए अब डिस्कस करते हैं लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में, जो हमारे फूड की जर्नी का बिल्कुल फाइनल स्टेज है। पता है, इसकी लेंथ आमतौर पर 1.5 मीटर्स होती है। सोचो, हमारी बॉडी के अंदर इतना लंबा पाथवे कितने परफेक्टली फोल्ड करके रखा हुआ है। अमेजिंग राइट? तो यहाँ एक कंफ्यूजन हो सकता है, अगर ये लेंथ में शॉर्टर है तो फिर इसे लार्ज इंटेस्टाइन क्यों कहते हैं? वेल, इसका नाम लार्ज इसलिए है क्योंकि इसका डायामीटर यानी इसकी चौड़ाई स्मॉल इंटेस्टाइन से काफी ज्यादा वाइडर होती है, भले ही लेंथ में ये उससे शॉर्टर हो। ओके, सो इसका सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है?
इसका प्राइमरी फंक्शन है अनडाइजेस्टेड फूड से पानी और ज़रूरी सॉल्ट्स को एब्जॉर्ब करना। और हाँ, एक बात हमेशा याद रखना, एग्जाम के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर किसी भी तरह का केमिकल डाइजेशन नहीं होता। तो जब अनडाइजेस्टेड फूड में से ज़्यादातर पानी एब्जॉर्ब हो जाता है, उसके बाद जो सेमी सॉलिड वेस्ट मटेरियल बचता है, उसे ही हम फीसेस या स्टूल कहते हैं। अब बॉडी से बाहर निकालने से पहले ये जो फीसेस है, ये टेम्परेरी तौर पर लार्ज इंटेस्टाइन के एक लास्ट पार्ट में स्टोर होता है। इस पार्ट को हम रेक्टम कहते हैं। और फाइनली इस वेस्ट मटेरियल यानी फीसिस को बॉडी से एनस के थ्रू बाहर निकालने के प्रोसेस को इजेक्शन कहा जाता है। ये डेफिनेशन एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 मार्क क्वेश्चंस में अक्सर पूछी जाती है, इसे जरूर याद कर लीजिए। तो क्या हम ये मान लें कि लार्ज इंटेस्टाइन का काम बस पानी एब्जॉर्ब करना और वेस्ट को बाहर निकालना है? क्या इसकी स्टोरी बस इतनी सी है? बिल्कुल नहीं, इसके अंदर तो एक पूरी अलग ही दुनिया रहती है। यहाँ लगभग 100 ट्रिलियन बेनिफिशियल बैक्टीरिया रहते हैं। ये नंबर इतना बड़ा है कि हमारी बॉडी में जितने सेल्स हैं, ये उससे भी ज्यादा हैं। इन्हें हम गट फ्लोरा कहते हैं। और ये बैक्टीरिया हमारे दुश्मन नहीं बल्कि हमारे हिडन हेल्पर्स हैं। ये उस अनडाइजेस्टेड फूड जैसे कि फाइबर को फर्मेंट करते हैं, मतलब उसे केमिकली ब्रेक डाउन करके उसमें से यूजफुल चीज़ें निकालते हैं। इस प्रोसेस में ये विटामिन के जैसे ज़रूरी विटामिन्स बनाते हैं और हमारी बॉडी की इम्यूनिटी को भी स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। तो अब जब हम इन हेल्पर्स की इंपॉर्टेंस समझ गए हैं, तो उन्हें हेल्दी रखना भी तो ज़रूरी है ना। इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है एक ऐसी डाइट जो फाइबर यानी रफिज से भरपूर हो। अब सवाल ये है कि फाइबर इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? सिंपल है, फाइबर पानी को एब्जॉर्ब करके स्टूल में बल्क ऐड करता है, यानी उसका वॉल्यूम बढ़ाता है। इससे स्टूल सॉफ्ट रहता है, कॉन्स्टिपेशन जैसी प्रॉब्लम नहीं होती और वेस्ट आसानी से बॉडी से पास हो जाता है। फाइबर के अलावा एक और चीज़ है जो हमारी गट हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छी है, प्रोबायोटिक्स। ये एक्चुअली जिंदा अच्छे बैक्टीरिया ही होते हैं जो हमें कुछ खास फर्मेंटेड फूड से मिलते हैं। ये हमारे गट में अच्छे बैक्टीरिया की पॉपुलेशन को मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि इन प्रोबायोटिक्स के लिए आपको कुछ स्पेशल नहीं करना है, ये हमें हमारे घर में ही मिल जाते हैं, जैसे कर्ड यानी दही, बटरमिल्क यानी छाछ, पिकल्स यानी अचार, कांजी और यहाँ तक कि गुंडरुक और पोइटा भात जैसे ट्रेडिशनल फूड्स में भी। हमारी डाइजेस्टिव हेल्थ की इंपॉर्टेंस आज की साइंस ही नहीं, हमारे एंशिएंट टेक्स्ट्स में भी इसके बारे में बताया गया है। फॉर एग्जाम्पल, चरका संहिता में मिताहारा का कॉन्सेप्ट है। मिताहारा का मतलब है मॉडरेट ईटिंग, यानी ना बहुत ज्यादा खाना और ना ही बहुत कम। ये एंशिएंट विजडम हमें डाइजेशन को ठीक रखने के सिंपल तरीके बताती है, जैसे मिताहारा, माइंडफुल ईटिंग यानी बिना टीवी या मोबाइल जैसे डिस्ट्रैक्शंस के खाना खाना और प्रॉपर मील टाइमिंग। ऐसा माना जाता है कि ये हैबिट्स हमारी अग्नि या डाइजेस्टिव फायर को मेंटेन करती हैं, जो बेसिकली हमारी बॉडी की मेटाबॉलिक एनर्जी को रिप्रेजेंट करती है। सो अब ये बिल्कुल क्लियर है कि एक हेल्दी लार्ज इंटेस्टाइन जिसे हम बैलेंस डाइट और अच्छी आदतों से सपोर्ट करते हैं, सिर्फ डाइजेशन के लिए ही नहीं बल्कि हमारी ओवरऑल हेल्थ और वेलबींग के लिए भी एब्सोल्युटली की है। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट स्पेशलाइज्ड डाइजेस्टिव सिस्टम्स इन एनिमल्स। आपने कभी सोचा है कि एक काऊ सिर्फ घास खाकर कैसे जिंदा रहती है, बट एक लायन नहीं रह सकता? वेल, इसका पूरा सीक्रेट उनके अमेजिंग डाइजेस्टिव सिस्टम्स में ही छुपा हुआ है। देखो, आपने फॉर श्योर नोटिस किया होगा कि अलग अलग एनिमल्स अलग अलग तरह का खाना खाते हैं, और इसीलिए उनका डाइजेस्टिव सिस्टम भी उनके फूड के हिसाब से ही स्पेशली डिजाइंड होता है। सोचो, एक लायन घास नहीं डाइजेस्ट कर सकता और एक काऊ मीट नहीं, और इसका सीधा सा रीजन है उनका ये यूनिक डाइजेस्टिव सिस्टम। अब देखो, ग्रास ईटिंग एनिमल्स जैसे कि काऊ हो गई या बफलो, ये सब घास खाते हैं, और घास में सेल्यूलोज बहुत ही ज्यादा होता है। अब ये सेल्यूलोज है क्या? ये एक बहुत ही टफ कार्बोहाइड्रेट है। इसे डाइजेस्ट करना बेहद मुश्किल है। इनफैक्ट इसका केमिकल स्ट्रक्चर इतना कॉम्प्लेक्स है कि हम ह्यूमंस भी इसे डाइजेस्ट नहीं कर पाते। तो आप समझ सकते हो कि इन एनिमल्स के लिए कितना बड़ा चैलेंज है। तो चलो अब देखते हैं कि ये काउज जैसे एनिमल्स, जिनको हम रूमिनेंट्स कहते हैं, इस टफ सेल्यूलोज को आखिर डाइजेस्ट करते कैसे हैं। उनके पास पता है एक स्पेशल मल्टी चेम्बर्ड स्टमक होता है, और उसका सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है रूमिन। उनका प्रोसेस तो बहुत ही सुपर स्मार्ट है। सबसे पहले काऊ क्या करती है, घास को जल्दी जल्दी स्वॉलो कर लेती है और सीधा उसे स्टमक के एक हिस्से यानी रूमेन में स्टोर कर लेती है, और वहाँ पे लाखों स्पेशल बैक्टीरिया अपना काम शुरू कर देते हैं। उनका काम है सेल्यूलोज को ब्रेक डाउन करना,
और फिर ये जो पार्शियली डाइजेस्टेड फूड है ना, जिसे हम कर्ड कहते हैं, ये वापस काऊ के माउथ में आ जाता है। तो इसी चूड को आराम से और बिल्कुल थरोली चू करने के प्रोसेस को ही कहते हैं रूमिनेशन, और ऐसे एनिमल्स रूमिनेंट्स कहलाते हैं। अब ध्यान से सुनो, ये दोनों टर्म्स रूमिनेशन और रूमिनेंट्स एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, सो इस प्रोसेस को अच्छे से समझ लो। और यहाँ एक अमेजिंग फैक्ट है, आपको सुनकर शायद विश्वास ना हो, पर एक काऊ दिन में लगभग 8 घंटे तक सिर्फ और सिर्फ चू चू करने में निकाल देती है। जस्ट इमेजिन, ये तो आपके पूरे स्कूल डे से भी ज्यादा है। और ये इतना स्लो प्रोसेस इसीलिए जरूरी है ताकि वो घास से एक एक न्यूट्रिएंट को अच्छे से एब्जॉर्ब कर सके। ओके, तो ये तो बात हुई घास खाने वाले रूमिनेंट्स की सुपर कूल स्ट्रैटेजी की। लेकिन चलो अब नेचर का एक और इंटरेस्टिंग चैलेंज देखते हैं। कभी सोचा है बर्ड्स के बारे में? उनके पास तो टीथ ही नहीं होते, तो फिर वो इतने हार्ड ग्रेन्स और सीड्स को तोड़ते कैसे हैं? आखिर उन्हें भी तो एनर्जी चाहिए, जिसके लिए फूड को प्रोसेस करना तो जरूरी है। वेल, इसका सोल्यूशन भी उनके स्पेशल डाइजेस्टिव सिस्टम में ही है। उनके पास एक बहुत ही पावरफुल मस्कुलर पार्ट होता है जिसे कहते हैं गिजर्ड, और एक्चुअली ये गिजर्ड ही उनके लिए दांतों यानी टीथ का काम करता है। तो गिजर्ड क्या है? ये एक स्पेशल मस्कुलर स्टमक पार्ट है, लेकिन इसकी असली पावर, इसकी रियल स्ट्रेंथ एक बहुत ही क्लेवर स्ट्रैटेजी में छुपी है। बर्ड्स क्या करते हैं, वो जानबूझकर छोटे छोटे पत्थर, जिनको हम ग्रिड भी कहते हैं, स्वॉलो कर लेते हैं, और ये सारे पत्थर सीधा इस गिजर्ड में जाकर जमा हो जाते हैं। और फिर जैसे ही सीड्स और ग्रेन्स गिजर्ड के अंदर आते हैं, ये पत्थर और गिजर्ड के पावरफुल मसल कंट्रैक्शंस मिलकर उन्हें पूरी तरह से ग्राइंड कर देते हैं, बिल्कुल आपके घर के मिक्सर ग्राइंडर की तरह। सो इट्स लाइक अ नेचुरल मिक्सर ग्राइंडर। ये उनके सर्वाइवल के लिए मैकेनिकल डाइजेशन का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। तो अब आपको एक क्लियर कनेक्शन दिख रहा होगा, राइट? डाइट और बॉडी स्ट्रक्चर के बीच। जो हर्बीवोर्स हैं, जो टफ प्लांट मटेरियल खाते हैं, उनका डाइजेस्टिव सिस्टम नेचुरली लंबा और कॉम्प्लेक्स होता है। क्यों? ताकि सेल्यूलोज जैसे टफ फूड से न्यूट्रिएंट्स निकालने के लिए उन्हें ज्यादा टाइम और सरफेस एरिया मिले। वहीं दूसरी तरफ कार्निवोर्स का डाइजेस्टिव सिस्टम छोटा और सिंपल होता है। सिंपल कज मीट को डाइजेस्ट करना काफी आसान और फास्ट होता है। सो इस सब से आखिर हम क्या समझें? द मेन टेकअवे इज कि हर एनिमल का जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो उसके फूड हैबिट्स और एनवायरनमेंट के हिसाब से एक रिमार्केबल, एकदम परफेक्ट एडेप्टेशन है। चाहे वो रूमिनेंट्स का कॉम्प्लेक्स मल्टी चेम्बर्ड स्टमक हो या फिर बर्ड्स का पावरफुल गिजर्ड, ये हर एक स्पेशलाइजेशन उन्हें अपने एनवायरनमेंट में सक्सेसफुली जिंदा रहने यानी थ्राइव करने में हेल्प करती है। चलिए अब हम ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में डिस्कस करते हैं। सो कभी सोचा है आपने, जब हम दौड़ते हैं या कोई हैवी एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी सांस इतनी तेजी से क्यों चलने लगती है? इसका जो जवाब है ना, वो हमारे बॉडी के एक बहुत ही अमेजिंग सिस्टम यानी द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम उसके अंदर छुपा है। ओके, तो सबसे पहले एक बहुत ही कॉमन कंफ्यूजन क्लियर करते हैं। देखो, अक्सर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन को एक ही चीज समझ लेते हैं, पर इन दोनों में एक फंडामेंटल डिफरेंस है, एक बहुत बड़ा फर्क है। देखिए, ब्रीदिंग जो है वो एक सिंपल सा फिजिकल प्रोसेस है, बस सांस अंदर लेना जिसे हम कहते हैं इनहेलेशन और सांस बाहर छोड़ना यानी एक्सहेलेशन, सिंपल। जबकि रेस्पिरेशन ऑन द अदर हैंड एक केमिकल प्रोसेस है। ये हमारी बॉडी के हर एक सेल के अंदर होता है और इसका काम क्या है, फूड से एनर्जी को रिलीज करना। तो चलिए एक काम करते हैं, हम हवा के एक छोटे से मॉलिक्यूल की जर्नी को फॉलो करते हैं, देखते हैं वो कहां कहां जाता है। तो ये जर्नी शुरू होती है हमारे नॉस्ट्रल से, राइट? जैसे ही एयर हमारे नॉस्ट्रल से एंटर करती है वो सीधा पहुंचती है नेजल कैविटी में। अब यहां पे ना दो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, फाइन हेयर और म्यूकस। ये एक तरह से डबल ड्यूटी फिल्टर का काम करते हैं। एक तरफ तो ये हवा में जो भी डस्ट या दूसरे पार्टिकल्स हैं उनको ट्रैप कर लेते हैं, रोक लेते हैं, और साथ ही साथ हवा को हमारी बॉडी के टेम्परेचर तक वार्म भी कर देते हैं। काफी कूल है ना? ओके, सो नेजल कैविटी से निकलने के बाद अब ये साफ और गर्म हवा आगे बढ़ती है ट्रेकिया में। ट्रेकिया, जिसे हम आम भाषा में विंड पाइप भी कहते हैं, इसकी जो स्ट्रक्चर है वो काफी यूनिक है, बहुत इंटरेस्टिंग। ये सी शेप्ड रिंग्स ऑफ कार्टिलेज से रीइंफोर्स्ड होती हैं, मतलब इसको सपोर्ट मिलता है। और ये रिंग्स, ट्रस्ट मी, ये बहुत जरूरी हैं। सोचो क्यों? ये बिल्कुल एक वैक्यूम क्लीनर के फ्लेक्सिबल पाइप की तरह काम करती हैं। उनका काम है ये इंश्योर करना कि अगर हवा कम भी होना तब भी हमारा एयर पैसेज कोलैप्स ना हो जाए, पिचक ना जाए, वो हमेशा खुला रहता है। अब ये ट्रेकिया नीचे जाकर दो छोटी छोटी ट्यूब्स में डिवाइड हो जाती है। इन ट्यूब्स को हम कहते हैं ब्रोंकी। एक ब्रोंकस, प्लूरल में ब्रोंकी। आप इमेजिन कर सकते हैं कि ये एक मेन हाईवे था और अब उससे दो रोड्स निकल रही हैं।
हर एक ब्रोंकस सीधा एक लंग के अंदर एंटर करता है। एक जाता है लेफ्ट लंग में और दूसरा राइट लंग में। और बस यहां से एयर का सफर आगे का लंग्स के असली घने नेटवर्क के अंदर शुरू हो जाता है। ऑलराइट, अब आते हैं हमारे मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स पर, द लंग्स। हमारे पास एक पेयर ऑफ लंग्स होते हैं, मतलब 2 लंग्स, और ये बिल्कुल स्पंजी और इलास्टिक होते हैं, स्पंज की तरह। ये हमारी चेस्ट कैविटी में बहुत ही सेफली रखे हुए हैं। और इन्हें प्रोटेक्ट कौन करता है? हमारा रिब केज, बिल्कुल एक केज की तरह। और इस पूरी कैविटी के फ्लोर पर नीचे एक मस्कुलर शीट होती है जिसे हम कहते हैं डायाफ्राम। ये डायाफ्राम ब्रीदिंग के पूरे मैकेनिज्म में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो अब हम लंग्स के अंदर हैं। यहां पर क्या होता है, वो जो ब्रोंकी आई थी ना, वो बार बार डिवाइड होती रहती हैं और पतली ट्यूब्स बनाती जाती हैं, बिल्कुल जैसे एक पेड़ की ब्रांचेस होती हैं। एक मोटी ब्रांच से छोटी ब्रांचेस, फिर उनसे और छोटी, एग्जैक्टली वैसा ही। इन स्मॉलर टाइनी ट्यूब्स को हम कहते हैं ब्रोंक्यूल्स। और ये जो इतना बड़ा एक्सटेंसिव नेटवर्क है, ये बस इसीलिए है ताकि हवा लंग्स के हर एक छोटे से छोटे कोने तक, हर हिस्से तक आसानी से पहुंच सके। ओके, अब ध्यान देना, इन ब्रोंक्यूल्स के बिल्कुल एंड में होते हैं मिलियंस ऑफ टाइनी बलून लाइक एयर सैक्स। इन्हें कहते हैं एल्वियोलाई। और सुनो, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लो। Alveoli are tiny balloon-like air sacs at the end of the bronchioles. Simple. इनकी जो वॉल्स होती हैं वो अनबिलीवेबली थिन होती हैं और ये पूरी तरह से ब्लड कैपिलरीज के एक घने नेटवर्क से घिरी रहती हैं। अगर फुल मार्क्स चाहिए ना, तो इस डेफिनेशन को बिल्कुल ऐसे ही वर्ड फॉर वर्ड याद करना है। एंड दिस, यही वो मैजिकल स्पॉट है, यही वो जगह है जहां असली द ग्रेट गैस एक्सचेंज होता है। होता क्या है, एल्वियोली की जो वॉल्स हैं, जो पेपर से भी ज़्यादा पतली हैं, उनसे ऑक्सीजन बहुत आसानी से डिफ्यूज़ होकर ब्लड कैपिलरीज में चली जाती है। ब्लड में आ गई ऑक्सीजन, और ठीक उसी वक्त, बिल्कुल उसी समय, ब्लड में जो वेस्ट गैस है यानी कार्बन डाइऑक्साइड CO2, वो डिफ्यूज़ होकर वापस एल्वियोली में आ जाती है और फिर हम सांस छोड़कर उसे बॉडी से बाहर निकाल देते हैं। सिंपल एक्सचेंज, ऑक्सीजन इन, CO2 आउट। रुको, यहाँ एक बहुत ही ज़रूरी बात समझनी है, और ये एक ऐसी कॉमन मिस्टेक है जो स्टूडेंट्स बार बार करते हैं। वो सोचते हैं कि रेस्पिरेशन लंग्स में होता है। बिल्कुल नहीं, नो। रेस्पिरेशन हमारी बॉडी के हर एक जिंदा सेल में होता है, एवरी सिंगल लिविंग सेल। लंग्स का काम तो बस एक गेटवे की तरह है, एक दरवाजे की तरह। उसका काम सिर्फ गैस एक्सचेंज करना है, ऑक्सीजन को ब्लड तक पहुंचाना और ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना। दैट्स इट। असली काम तो अब शुरू होगा, बॉडी के सेल्स के अंदर। तो अब ब्लड के थ्रू हमारी ऑक्सीजन अपनी फाइनल डेस्टिनेशन तक, यानी हमारी बॉडी के हर सेल तक पहुंच चुकी है। अब सेल के अंदर क्या होता है? सेल के अंदर ये ऑक्सीजन हमारे खाए हुए फूड से मिले ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करती है, तोड़ती है, और इस पावरफुल प्रोसेस को हम कहते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन। इस केमिकल रिएक्शन में ग्लूकोज और ऑक्सीजन जब मिलते हैं तो क्या बनता है? 3 चीजें बनती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और सबसे जरूरी चीज एनर्जी। स्क्रीन पर आप इस पूरे प्रोसेस की केमिकल इक्वेशन देख सकते हैं। देखो, C6H12O6 यह है ग्लूकोज जो हमारे फूड से मिलता है, प्लस 6O2 यानी ऑक्सीजन जो हमने सांस ली। इनके रिएक्शन से क्या बनता है? 6CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड जिसे हम सांस से बाहर निकाल देते हैं, 6H2O यानी वाटर, और आखिर में ATP। अब आप सोच रहे होंगे ये ATP क्या है? वेल, इसका फुल फॉर्म है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, और इसको हम कहते हैं एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। करेंसी क्यों? देखो, इसको ऐसे समझो, जैसे आप किसी दुकान पर जाकर सीधे सोना देकर टॉफी नहीं खरीद सकते, राइट? आपको रुपीस चाहिए। बिल्कुल वैसे ही हमारे सेल्स भी फूड के ग्लूकोज को डायरेक्टली एनर्जी के लिए यूज नहीं कर सकते। उन्हें उस एनर्जी को एक यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ता है, और वो फॉर्म है ATP। फिर यही ATP मॉलिक्यूल्स हैं जो बॉडी के हर काम के लिए पावर देते हैं, जैसे मसल कंट्रैक्शन, नर्व सिग्नल्स भेजना या नए सेल्स बनाना। सब कुछ ATP से चलता है। तो अब हम वापस आते हैं अपने बिल्कुल शुरू वाले सवाल पर कि दौड़ते वक्त सांस तेजी से क्यों चलती है। देखो, जब हम एक्सरसाइज करते हैं हमारे मसल सेल्स को बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है। इसके लिए उन्हें क्या चाहिए? ज़्यादा एनर्जी, और ज़्यादा एनर्जी मतलब ज़्यादा ATP, और ज़्यादा ATP बनाने के लिए उन्हें क्या चाहिए? एग्जैक्टली, ज़्यादा ऑक्सीजन। तो इसी एक्स्ट्रा ऑक्सीजन की डिमांड को पूरा करने के लिए हमारा ब्रेन हमारे ब्रीदिंग मसल्स को सिग्नल भेजता है, और हमारा ब्रीदिंग रेट ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है और हम तेजी से सांस लेने लगते हैं। इट्स रियली दैट सिंपल एंड ऑनेस्टली दैट ब्रिलियंट। तो चलिए अब हम डिस्कस करते हैं द मैकेनिक्स ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेशन के बारे में। हमारा ब्रीदिंग प्रोसेस बिल्कुल एक ऑटोमेटिक मशीन जैसा है जो चलता रहता है। तो इस मशीन के मेन पार्ट्स कौन से हैं?
इसके 3 की प्लेयर्स हैं। सबसे पहले ये है हमारा रिब केज, फिर ऑफ कोर्स हमारे लंग्स, और लास्ट में नीचे ये जो बड़ी सी मस्कुलर शीट है, इसे हम डायफ्राम कहते हैं। बस यही तीनों मिलकर सारा काम करते हैं। तो चलिए प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले इनहेलेशन यानी सांस को अंदर लेना। जब हम सांस खींचते हैं तो सबसे पहला मूवमेंट होता है रिब्स का। हमारी रिब्स अप एंड आउटवर्ड्स मूव करती हैं। अब खुद ट्राई करके देखो, एक गहरी सांस लो, यू कैन एक्चुअली फील देम एक्सपैंडिंग। अच्छा, अब अकेले रिब्स ही मूव नहीं कर रही। ठीक उसी टाइम नीचे जो डायफ्राम मसल है वो भी एक्शन में आ जाता है। वो कॉन्ट्रैक्ट्स करता है और नीचे की तरफ यानी डाउन मूव हो जाता है, बिल्कुल फ्लैट। नॉर्मली ये एक डोम जैसा होता है, पर सांस लेते वक्त ये नीचे चला जाता है। सोचो जरा, रिब्स ऊपर और बाहर गए और डायफ्राम नीचे चला गया। इससे क्या हुआ? सिंपल, हमारी चेस्ट कैविटी के अंदर की जगह यानी वॉल्यूम सडनली इंक्रीजेस हो जाता है। लंग्स को फैलने के लिए एकदम से कितनी सारी एक्स्ट्रा स्पेस मिल जाती है। और यहीं पर एक सिंपल सा फिजिक्स का रूल काम करता है। जैसे ही वॉल्यूम बढ़ता है, अंदर का एयर प्रेशर डिक्रीजेस हो जाता है, यानी कम हो जाता है। अब सिचुएशन क्या है? लंग्स के अंदर लो प्रेशर है और बाहर हाई प्रेशर, और हवा हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ भागती है। इसीलिए एयर बाहर से तेजी से इनटू द लंग्स रश करती है। ओके, सांस अंदर तो ले ली, अब सांस छोड़ने का प्रोसेस देखते हैं, जिसे कहते हैं एक्सलेशन। और ये इनहेलेशन का A to Z उल्टा प्रोसेस है। सबसे पहले जो रिब्स बाहर गई थी वो वापस अपनी जगह पर डाउन एंड इनवर्ड्स मूव करती हैं। और डायफ्राम का क्या? जो मसल कॉन्ट्रैक्ट होकर नीचे गया था, अब वो आराम करता है, यानी रिलैक्सेस। और रिलैक्स होते ही वो वापस अपनी ओरिजिनल डोम शेप में आ जाता है। तो अब क्या हुआ? रिब्स अंदर आ गई हैं, डायफ्राम ऊपर चला गया है। इसका रिजल्ट बिल्कुल सही, चेस्ट के अंदर का वॉल्यूम अब डिक्रीजेस हो गया है। वो जगह अब कम हो गई है और लंग्स पर हल्का सा प्रेशर बन रहा है। और वही फिजिक्स का रूल, लेकिन इस बार रिवर्स में। जैसे ही वॉल्यूम कम होता है, अंदर का एयर प्रेशर इंक्रीजेस हो जाता है। तो अब लंग्स के अंदर हाई प्रेशर है और बाहर लो प्रेशर। इसीलिए एयर को जबरदस्ती आउट ऑफ द लंग्स पुश कर दिया जाता है। नाउ ये स्लाइड आपके एग्जाम्स के लिए गोल्ड माइन है। सीरियसली इस पर ध्यान देना। यहाँ इनहेलेशन और एक्सहेलेशन का एक परफेक्ट साइड बाय साइड कंपैरिजन है। आप क्लियरली देख सकते हो रिब मूवमेंट, डायफ्राम मूवमेंट, चेस्ट वॉल्यूम और एयर प्रेशर में क्या फर्क है। रिवीजन के लिए इससे बेटर कुछ नहीं। चलो इस पूरे कंसेप्ट को एक बहुत ही सिंपल मॉडल से समझते हैं। इमेजिन करो ये प्लास्टिक बॉटल हमारी चेस्ट कैविटी है। इसके अंदर जो बलून्स हैं वो हमारे लंग्स हैं, और ये जो नीचे रबर शीट लगी है ये हमारा डायफ्राम है। अब देखो, जैसे हम इस शीट को नीचे पुल करते हैं, अंदर स्पेस बढ़ता है और बलून्स फूल जाते हैं। ये हो गया इनहेलेशन। और जब हम शीट को ऊपर पुश करते हैं, स्पेस कम होता है और बलून से हवा निकल जाती है। ये है एक्सहेलेशन। कितना परफेक्ट डेमोन्स्ट्रेशन है, राइट? तो ये सब रियल लाइफ में इम्पॉर्टेंट क्यों है? सोचो, जब आप कोई फिजिकल एक्सरसाइज कर रहे हो, दौड़ रहे हो या क्रिकेट खेल रहे हो, आपके मसल्स को बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए, और उस एनर्जी को बनाने के लिए उन्हें ढेर सारी ऑक्सीजन चाहिए। इसीलिए आपकी बॉडी की ऑक्सीजन डिमांड बढ़ जाती है, और इस डिमांड को पूरा करने के लिए आपका ब्रीदिंग रेट ऑटोमेटिकली फास्ट हो जाता है, ताकि मसल्स को कंटिन्यूअसली ऑक्सीजन मिलती रहे। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट ह्यूमन गैस एक्सचेंज। देखिए, जो हवा हम सांस के थ्रू अंदर लेते हैं उसे हम इनहेल्ड एयर कहते हैं, और जो बाहर निकालते हैं वो है एक्सहेल्ड एयर। अब इन दोनों में ना एक बड़ा इंटरेस्टिंग डिफरेंस है। इनहेल्ड एयर में आप देखिए ऑक्सीजन है 21%, लेकिन जब हम सांस छोड़ते हैं तो एक्सहेल्ड एयर में सिर्फ 16% ऑक्सीजन रह जाती है। वहीं दूसरी तरफ कार्बन डाइऑक्साइड, जो इनहेल्ड एयर में सिर्फ 0.04% है, वो एक्सहेल्ड एयर में 4.4% हो जाती है। तो ये एक पजल जैसा है ना? आखिर ये 5% ऑक्सीजन चली कहाँ गई और इतनी सारी कार्बन डाइऑक्साइड आई कहाँ से? इस पजल का जवाब छिपा है हमारे अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम में। चलिए इसका सफर देखते हैं। जब हम सांस लेते हैं तो हवा सबसे पहले नेजल पैसेज से एंटर करती है, फिर जाती है हमारी विंड पाइप यानी ट्रेकिया में। वहां से ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती हैं, जिनको हम ब्रोंकाई कहते हैं, और हमारे दोनों लंग्स में एंटर कर जाती है। लंग्स के अंदर ये रास्ता एक पेड़ की ब्रांचेस की तरह और भी छोटी और भी पतली ट्यूब्स में फैलता जाता है।
और इन सबसे छोटी ट्यूब्स के आखिर में आते हैं हमारे हीरोज एल्वियोली। ये एल्वियोली बेसिकली छोटे छोटे गुब्बारे जैसे एयर सैक्स होते हैं, और पता है हमारे लंग्स में ये मिलियंस में होते हैं, मिलियंस। यही वो जगह है, यही वो मेन साइट है जहां गैस एक्सचेंज का सारा मैजिक होता है। और इस मैजिक के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है हर एल्वियोली के चारों तरफ ब्लड कैपिलरीज का ये घना नेटवर्क, जो आप इस डायग्राम में साफ साफ देख सकते हैं। तो होता ये है कि जैसे ही हम सांस लेते हैं, ये एल्वियोली फ्रेश ऑक्सीजन से पूरी तरह भर जाते हैं। अब इस पॉइंट पर एल्वियोली के अंदर ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन बहुत बहुत हाई है, और जो ब्लड इनके चारों तरफ घूम रहा है उसमें ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन काफ़ी लो है। तो यहाँ साइंस का एक सिंपल सा प्रिंसिपल काम करता है जिसे कहते हैं डिफ्यूजन। इसके हिसाब से चीज़ें हमेशा हाई कॉन्सेंट्रेशन वाली जगह से लो कॉन्सेंट्रेशन वाली जगह की तरफ जाती हैं। बस इसी सिंपल रूल से ऑक्सीजन आराम से एल्वियोली से निकलकर ब्लड में चली जाती है। अब बिल्कुल उसी टाइम पर एक उल्टा प्रोसेस भी हो रहा होता है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। देखिए, हमारी बॉडी के सेल्स से जो ब्लड लंग्स तक आ रहा है उसमें वेस्ट प्रोडक्ट के फॉर्म में कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन बहुत हाई होता है, लेकिन एल्वियोलाई के अंदर तो फ्रेश एयर है, तो वहां इसका कॉन्सेंट्रेशन बहुत लो है। तो फिर से डिफ्यूजन का वही रूल, कार्बन डाइऑक्साइड झट से ब्लड से निकलकर एल्वियोलाई में आ जाती है और फिर हम उसे एक्सहेल करके बॉडी से बाहर निकाल देते हैं। सो इट्स लाइक अ टू वे एक्सचेंज, एक ही जगह पर एक ही टाइम में। चलो, ये अपन ने थियोरेटिकली तो समझ लिया कि हमारी एक्सहेल्ड एयर में कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होती है, लेकिन अगर हमें इसको एक्सपेरिमेंट करके प्रूव करना हो तो कैसे करेंगे? ये बाय द वे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम्स में बहुत बार पूछा जाता है। इसको प्रूव करने के लिए एक बड़ा ही क्लासिक सा एक्सपेरिमेंट है जिसे हम लाइम वाटर टेस्ट कहते हैं। करना बहुत सिंपल है, हम बस एक टेस्ट ट्यूब में थोड़ा सा लाइम वाटर लेंगे जिसका केमिकल नेम है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन। फिर एक स्ट्रॉ से इस सोल्यूशन के अंदर हम अपनी सांस को एक्सहेल करेंगे, मतलब फूंक मारेंगे। अगर हमारी एक्सहेल्ड एयर में कार्बन डाइऑक्साइड है तो ये साफ सुथरा सोल्यूशन दूधिया यानी कि मिल्की हो जाएगा। अच्छा, पर ये सोल्यूशन मिल्की होता क्यों है? इसके पीछे एक सिंपल सा केमिकल रिएक्शन है। जब हमारी एक्सहेल्ड एयर की कार्बन डाइऑक्साइड इस लाइम वाटर यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करती है तो एक नया सब्सटेंस बनता है जिसका नाम है कैल्शियम कार्बोनेट। अब ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है ना, ये पानी में घुलता नहीं है, इट्स इनसॉल्युबल, और इसका रंग होता है सफ़ेद। तो जैसे ही ये वाइट सब्सटेंस बनता है, पूरा सोल्यूशन मिल्की दिखने लगता है, साथ में थोड़ा सा वाटर भी बनता है। और ये देखिए रिजल्ट, यहाँ आप क्लियरली बिफोर और आफ्टर देख सकते हैं। टेस्ट से पहले लाइम वाटर बिल्कुल पानी जैसा क्लियर था, लेकिन उसमें एक्सहेल करने के ठीक बाद वो मिल्की वाइट हो गया। तो ये जो विजुअल चेंज है ना, यही इस बात का सॉलिड प्रूफ है कि हाँ, हमारी एक्सहेल्ड एयर में कार्बन डाइऑक्साइड आती है। तो चलिए अब हम वापस अपने उस पहले पजल पर चलते हैं। अब हम इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इनहेल्ड एयर में 21% ऑक्सीजन थी, लेकिन एक्सहेल्ड एयर में 16% ही बची, क्योंकि वो 5% ऑक्सीजन हमारी एल्वियोली से डिफ्यूज होकर ब्लड में चली गई। और इनहेल्ड एयर में 0.04% कार्बन डाइऑक्साइड थी, जो एक्सहेल्ड एयर में बढ़कर 4.4% इसलिए हो गई क्योंकि ब्लड से इतनी सारी कार्बन डाइऑक्साइड एल्वियोली में आ गई जिसे हमने बाहर निकाल दिया। सो मिस्ट्री सॉल्व्ड। तो ये जो पूरा प्रोसेस है, ये कंटिन्यूअस गैस एक्सचेंज, ये हमारी लाइफ के लिए एब्सोल्युटली क्रूशल है। यही वो प्रोसेस है जो ये इंश्योर करता है कि हमारी बॉडी के हर एक सेल तक, हर एक छोटे से छोटे सेल तक रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन की सप्लाई लगातार जाती रहे, और इसी ऑक्सीजन को यूज करके हमारे सेल्स वो एनर्जी बनाते हैं जिससे हम जिंदा हैं और अपने सारे काम कर पाते हैं। चलिए अब डिस्कस करते हैं ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में। तो सर्कुलेटरी सिस्टम है क्या? सोचो, ये हमारी बॉडी का ट्रांसपोर्ट नेटवर्क है, बिल्कुल एक बिजी सिटी के ट्रैफिक सिस्टम जैसा। जैसे एक शहर में गाड़ियां सामान इधर से उधर ले जाती हैं, वैसे ही हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम ज़रूरी चीज़ें जैसे न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन और हार्मोन्स बॉडी के हर कोने तक पहुंचाता है। इसके 3 मेन पार्ट्स हैं, तो हार्ट, ब्लड वेसल्स और ब्लड। इस पूरे ट्रांसपोर्ट सिस्टम का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है ऑफ कोर्स ब्लड। एग्जाम्स में अक्सर इसकी डेफिनेशन आती है, ब्लड इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। इसका मतलब है कि ये एक लिक्विड है जो हमारी पूरी बॉडी के अलग अलग पार्ट्स को जोड़कर रखता है। अब सवाल ये है कि ब्लड आखिर बना किस चीज से है? चलो देखते हैं इसके कंपोनेंट्स को। सबसे पहले आता है प्लाज्मा। ये ब्लड का लिक्विड पार्ट है, ए येलोइश फ्लूइड।
अगर ब्लड हमारा ट्रैफिक सिस्टम है तो प्लाज्मा उसकी सड़क है जिस पर बाकी सारी चीजें ट्रैवल करती हैं। इसी प्लाज्मा में न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन्स, प्रोटीन्स और बॉडी के वेस्ट प्रोडक्ट्स घुले हुए रहते हैं। फिर आती हैं रेड ब्लड सेल्स यानी आरबीसीज। इन्हें आप हमारी सिटी के ऑक्सीजन डिलीवरी ट्रक समझ सकते हो। इनके अंदर एक सुपर स्पेशल प्रोटीन होता है जिसका नाम है हीमोग्लोबिन। यही हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को लंग्स से उठाता है और बॉडी के हर एक सेल तक डिलीवर करता है। और हाँ, इसी के वजह से हमारे ब्लड का कलर रेड होता है। अब आते हैं हमारी बॉडी के सोल्जर्स पर, व्हाइट ब्लड सेल्स या WBCs। ये हमारी बॉडी की पुलिस फोर्स या आर्मी है। जैसे ही कोई बाहरी दुश्मन, जैसे कोई वायरस या बैक्टीरिया बॉडी में घुसता है, ये WBCs उस पर अटैक करके उसे खत्म कर देते हैं और हमें बीमार होने से बचाते हैं। और अगर कहीं चोट लग जाए और ब्लीडिंग होने लगे, तब आते हैं प्लेटलेट्स। ये हमारी इमरजेंसी रिपेयर टीम है। जैसे ही कोई कट लगता है, ये तुरंत वहां पहुंचकर एक जाल यानी क्लॉट बना देते हैं, जिससे खून का बहना बंद हो जाता है। अच्छा, तो हमने ब्लड के अलग अलग पार्ट्स के बारे में तो जान लिया, पर ये पूरी बॉडी में ट्रैवल कैसे करता है? ये ट्रैवल करता है ब्लड वेसल्स के थ्रू। ये ऐसी पाइप्स या ट्यूब्स हैं जिनका एक पूरा नेटवर्क, एक जाल हमारी बॉडी में फैला हुआ है। ब्लड वेसल्स दो तरह के होते हैं, आर्टरीज और वेन्स। आर्टरीज को आप हाईवेज समझ लो। ये ब्लड को हार्ट से दूर ले जाती हैं और इनमें ब्लड प्रेशर बहुत हाई होता है, इसीलिए इनकी वॉल्स काफी थिक और इलास्टिक होती हैं। दूसरी तरफ वेन्स हैं जो ब्लड को वापस हार्ट की तरफ लाती हैं। इनमें प्रेशर कम होता है, इसीलिए इनकी वॉल्स पतली होती हैं और इनमें वाल्व्स होते हैं ताकि ब्लड उल्टा ना बहने लगे। यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसमें स्टूडेंट्स अक्सर मिस्टेक करते हैं। हमेशा याद रखो, एक एक्सेप्शन है। पल्मोनरी आर्टरी आम आर्टरीज के अजीब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है हार्ट से लंग्स तक, और अजीब तरह से पल्मोनरी वेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है लंग्स से वापस हार्ट तक। ये पॉइंट एग्जाम के लिए एब्सोल्युटली क्रूशियल है, इसे जरूर नोट कर लेना। जहां आर्टरीज और वेन्स मिलती हैं, वहां आती हैं कैपिलरीज। ये इतनी पतली, इतनी बारीक होती हैं, बिल्कुल नेबरहुड की तंग गलियों जैसी। इनकी वॉल्स सिर्फ एक सेल जितनी मोटी होती हैं। इससे फायदा ये होता है कि ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स आसानी से ब्लड से निकलकर बॉडी सेल्स तक पहुंच जाते हैं और सेल्स से वेस्ट प्रोडक्ट्स वापस ब्लड में आ जाते हैं। अब आते हैं इस पूरे सिस्टम के पावर हाउस पे, द हार्ट। हमारा दिल एक मस्कुलर पंपिंग स्टेशन है जो हमारी मुट्ठी के साइज का होता है। ये बिना थके, बिना रुके पूरी जिंदगी हमारे लिए ब्लड पंप करता रहता है। इट्स द इंजन दैट कीप्स द होल सिटी रनिंग। हमारे हार्ट में 4 चेंबर्स यानी 4 रूम्स होते हैं। ऊपर वाले 2 रूम्स को कहते हैं एट्रियम्स, एक राइट एट्रियम और एक लेफ्ट एट्रियम। और जो नीचे वाले 2 रूम्स हैं उन्हें कहते हैं वेंट्रिकल्स, एक राइट वेंट्रिकल और एक लेफ्ट वेंट्रिकल। तो चलिए ब्लड की जर्नी को हार्ट के अंदर ट्रेस करते हैं। सबसे पहले बॉडी से सारा डीऑक्सीनेटेड ब्लड यानी गंदा खून राइट एट्रियल में आता है। वहां से ये राइट वेंट्रिकल में जाता है। फिर हार्ट इसे पंप करके लंग्स में भेज देता है ऑक्सीजन लेने के लिए। लंग्स से ऑक्सीजन रिच यानी साफ खून वापस लेफ्ट एट्रियम में आता है, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है और वहां से हार्ट उसे जोर से पंप करके पूरी बॉडी में भेज देता है। आपने एक चीज नोटिस की, ब्लड पूरा एक चक्कर लगाने में हार्ट से 2 बार गुजरता है। एक बार डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बनकर राइट साइड से और दूसरी बार ऑक्सीजनेटेड ब्लड बनकर लेफ्ट साइड से। इसी यूनिक फीचर की वजह से ह्यूमन सर्कुलेशन को डबल सर्कुलेशन कहते हैं। इस डबल सर्कुलेशन के 2 सर्किट्स हैं। पहला है पल्मोनरी सर्कुलेशन, ये हार्ट और लंग्स के बीच का छोटा रास्ता है जहां ब्लड ऑक्सीजन लेने जाता है। और दूसरा है सिस्टेमिक सर्कुलेशन, ये हार्ट और बाकी पूरी बॉडी के बीच का लंबा रास्ता है जहां ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हर सेल तक पहुंचाया जाता है। तो ये हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम एक कमाल का सिस्टम है, लेकिन ये डैमेज भी हो सकता है और इसका एक सबसे बड़ा दुश्मन है स्मोकिंग। चलिए देखते हैं कि स्मोकिंग इस परफेक्ट सिस्टम को कैसे बर्बाद कर सकती है। यहां देखिए, लेफ्ट में है हेल्दी लंग्स के एयर सैक्स जिन्हें एल्वियोलाई कहते हैं, और राइट में देखिए स्मोकिंग से डैमेज हुए एल्वियोलाई। स्मोकिंग इन डेलिकेट एयर सैक्स को डिस्ट्रॉय कर देती है। इससे गैस एक्सचेंज के लिए सरफेस एरिया कम हो जाता है और सांस लेना बहुत मुश्किल हो जाता है। इस बीमारी को एम्फीजीमा कहते हैं। और इतना ही नहीं, स्मोकिंग से लंग्स में तार नाम का एक काला चिपचिपा सब्सटेंस जमा हो जाता है। ये तार आगे चलकर लंग कैंसर का कारण बन सकता है। और सबसे डरावनी बात, सिर्फ पीने वाले को ही नहीं, आसपास के लोगों को भी इसका नुकसान होता है। इसे कहते हैं पैसिव स्मोकिंग, और ये भी उतना ही हार्मफुल है। तो हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम सिर्फ ट्रांसपोर्ट ही नहीं करता, ये हमारी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करने में और हार्मोन्स को इधर से उधर ले जाने में भी हेल्प करता है। और अच्छी खबर यह है कि हम इस सिस्टम को स्ट्रांग बना सकते हैं।
रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी जैसे रनिंग या साइकिलिंग हमारे हार्ट को मजबूत करती है और ब्लड सर्कुलेशन को इंप्रूव करती है। तो चलिए आज डिस्कस करते हैं रेस्पिरेशन इन एनिमल्स। ये एक बहुत ही फैसिनेटिंग टॉपिक है जिसमें हम देखेंगे कि अलग अलग क्रीचर्स सांस लेने के लिए कितने यूनिक तरीके इस्तेमाल करते हैं। सोच के देखिए, हम सब एक ही प्लैनेट पर रहते हैं, लेकिन एनिमल्स के लिए ये बिल्कुल अलग अलग वर्ल्ड्स में रहने जैसा है। एक है फिश जो हमेशा पानी में रहती है, तो दूसरी तरफ एक बर्ड हवा में उड़ती है। उनकी सराउंडिंग्स इतनी अलग हैं, तो ये तो नेचुरल है कि उनके सांस लेने का मेथड यानी कि रेस्पिरेशन भी बिल्कुल डिफरेंट होगा। नेचर ने, आप देखेंगे, हर किसी को उनके एनवायरनमेंट के हिसाब से एक परफेक्ट सिस्टम दिया है। तो जो एनिमल्स पानी में रहते हैं जैसे कि फिश, उनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज है पानी से ही ऑक्सीजन निकालना, और इसके लिए उनके पास स्पेशल रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं जिनको हम कहते हैं गिल्स। अब गिल्स है क्या? गिल्स बेसिकली स्किन के प्रोजेक्शंस हैं जिनमें बहुत सारी ब्लड वेसल्स होती हैं, और इनका मेन काम पानी में जो डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन है उसको एक्सट्रैक्ट करना है। तो ये गिल्स आखिर काम कैसे करते हैं? वेल, ये एक बहुत सिंपल लेकिन सुपर एफिशिएंट प्रोसेस है। फिश क्या करती है, अपने माउथ से पानी अंदर लेती है और ये पानी सीधा गिल्स के ऊपर से फ्लो करता है। जैसा आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, गिल्स के अंदर जो ब्लड वेसल्स हैं वो पानी से डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेती हैं और बिल्कुल सेम टाइम पर ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड पानी में रिलीज हो जाती है। इसी गैसेस के एक्सचेंज को, इस स्वैपिंग को हम कहते हैं गैसेस एक्सचेंज। एक बात याद रखिएगा, ये कॉन्सेप्ट आपके एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये बात हुई एक्वाटिक लाइफ की, लेकिन लाइफ हमेशा पानी में तो नहीं रही, राइट? तो सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि जब एनिमल्स ने लैंड पर रहना शुरू किया तब क्या हुआ? ऑब्वियसली गिल्स तो पानी के लिए बने, वो हवा में काम नहीं करेंगे, इसलिए नए अडेप्टेशंस की जरूरत पड़ी। तो चलिए इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। अर्थवॉर्म, ये लैंड पर रहता है लेकिन इसका सोल्यूशन बहुत यूनिक है। अर्थवॉर्म्स जो हैं वो सीधे अपनी स्किन से सांस लेते हैं। उनकी स्किन बहुत पतली और हमेशा मॉइस्ट रहती है, जिससे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैसेस डायरेक्ट उनकी स्किन से उनके ब्लड स्ट्रीम में चली जाती हैं। इस प्रोसेस को हम कहते हैं डिफ्यूजन। इसलिए एक अर्थवॉर्म के सर्वाइवल के लिए सबसे जरूरी कंडीशन ये है कि उसकी स्किन हमेशा मॉइस्ट रहे। और यहीं पर ना स्टूडेंट्स एक बहुत कॉमन मिस्टेक करते हैं। इस बात को अच्छे से याद रखिए, अर्थवॉर्म्स के पास लंग्स नहीं होते। उनकी पूरी की पूरी स्लाइमी स्किन ही उनका रेस्पिरेटरी ऑर्गन है। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर गलती से भी अर्थवॉर्म की स्किन सूख जाती है तो गैसेस का डिफ्यूजन रुक जाएगा और वो लिटरली सफोकेट हो जाएगा। वो जो स्लाइमी सरफेस है वही उसे जिंदा रखता है। अब आगे बढ़ते हैं और इंसेक्ट्स की बात करते हैं, जैसे कि एक कॉकरोच। इनका सिस्टम तो बिल्कुल ही अलग होता है। इनकी बॉडी के अंदर ना एयर ट्यूब्स का एक पूरा नेटवर्क होता है जिसे कहते हैं ट्रैकियल सिस्टम। हवा इनकी बॉडी में एंटर कैसे करती है? साइड पर छोटे छोटे ओपनिंग्स होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं स्पैरिकल्स। इन स्पायरेटल से हवा अंदर आती है और फिर ट्रैकिया नाम की ट्यूब से ट्रैवल करती हुई सीधे हर टिश्यू और हर सेल तक पहुंच जाती है। ये स्लाइड लाइन पर लाइफ के लिए दो सिंपल लेकिन बहुत इफेक्टिव एडेप्टेशंस को कंपेयर करने के लिए परफेक्ट है। देखिए, एक तरफ है अर्थवॉर्म जो सांस लेने के लिए अपनी पूरी मॉइस्ट स्किन का इस्तेमाल करता है, इसलिए उसे डैम जगहों पर रहना पड़ता है। और दूसरी तरफ है इंसेक्ट जो ट्यूब्स के एक नेटवर्क यानी ट्रैकियल सिस्टम का इस्तेमाल करता है ताकि एयर सीधे उसके सेल्स तक पहुंच सके। यहाँ एक की डिफरेंस नोट कीजिए, इंसेक्ट के सिस्टम को ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट के लिए ब्लड की जरूरत नहीं पड़ती, डायरेक्ट डिलीवरी है। अब बात करते हैं एक सच्चे मास्टर ऑफ एडेप्टेशन की, द फ्रॉग। फ्रॉग्स जो हैं वो एम्फीबियंस होते हैं, जिसका मतलब है कि वो एक डबल लाइफ जीते हैं, कुछ टाइम पानी में और कुछ लैंड पर। और इस अमेजिंग लाइफस्टाइल को मैनेज करने के लिए उनका रेस्पिरेटरी सिस्टम भी बहुत फ्लेक्सिबल होता है। ये असल में उनके बचपन से अडल्ट होने तक चेंज होता रहता है। बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो एक फ्रॉग की लाइफ एडेप्टेशन की एक पूरी कहानी है। जब वो एक टाडपोल होता है और कंप्लीटली पानी के नीचे रहता है, तब वो गिल से सांस लेता है, बिल्कुल एक फिश की तरह। लेकिन जैसे ही वो बड़ा होकर एक एडल्ट फ्रॉग बनता है, उसमें लैंड पर हवा में सांस लेने के लिए लंग्स डेवलप हो जाते हैं। और सबसे फैसिनेटिंग बात यह है कि एक एडल्ट होने के बाद भी जब वो पानी में होता है तो वो अपनी मॉइस्ट स्किन से भी सांस ले सकता है, बिल्कुल अर्थवॉर्म की तरह। सोचो, उसके पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं। और इससे हम आते हैं लंग्स पर। लंग्स जो हैं ये सबसे एडवांस्ड रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स है। ये ज़्यादातर लैंड एनिमल्स जैसे कि हम मैमल्स, बर्ड्स और रेप्टाइल्स में पाए जाते हैं। लंग्स एटमॉस्फेरिक एयर यानी हवा में सांस लेने के लिए परफेक्टली डिजाइंड है। और एक इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि हवा में पानी के कंपैरिजन में
ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन बहुत बहुत ज़्यादा होता है। इस वजह से लंग्स हमें ज़रूरी एनर्जी देने के लिए एक बहुत ही एफिशिएंट सिस्टम है। तो चलिए इस एक स्लाइड पर सब कुछ जल्दी से समराइज कर लेते हैं। ये टेबल आपके रिवीजन के लिए परफेक्ट है, इसको ध्यान से देखिए। पानी में फिश के लिए है गिल्स, लैंड पर अर्थवॉर्म के लिए है मॉइस्ट स्किन, इंसेक्ट्स के लिए है ट्रेकियल सिस्टम विद स्पिरैकल्स, फ्रॉग जैसा हमने देखा स्पेशल है, उसके पास टैडपूल स्टेज में गिल्स हैं और अडल्ट होने पर लंग्स और स्किन दोनों होते हैं। और आखिर में एडवांस लैंड एनिमल्स जैसे मैमल्स और बर्ड्स के लिए हैं लंग्स। देखा आपने, हर एनिमल के पास अपने हैबिटेट के लिए एक परफेक्ट ऑर्गन है। और ये सब एक फंडामेंटल प्रिंसिपल पे आकर रुकता है। देखिए, बायोलॉजिकल सिस्टम्स जो हैं वो अलग अलग एनवायरनमेंट्स में सर्वाइवल को इंश्योर करने के लिए इवॉल्व होते रहते हैं। इसका सीधा सा मतलब ये है कि किसी भी एनिमल का रेस्पिरेटरी ऑर्गन, चाहे वो गिल्स हो, स्किन हो, ट्रैकिया या लंग्स, हमेशा उसके हैबिटेट और उसके जीने के तरीके के लिए बिल्कुल परफेक्टली अडैप्टेड होता है। यही तो नेचर का परफेक्ट डिज़ाइन है।